हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण सिंह कटोच एंड मैं आपकी प्रेप आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब बच्चों को पता ही है कि आज हम सीसैट के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, राइट? और जैसे-जैसे हमारा मई महीना नज़दीक आता जाता है या प्रीलिम्स नज़दीक आता जाता है, तो हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लगने शुरू हो जाता है। एक फोमो सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। क्योंकि लास्ट ईयर 2023 की मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, आईआईटियंस ऐसे थे कि जिनसे ये पेपर क्वालिफाई हुआ ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पेपर बहुत टफ आया था, तो मैं कहूंगा कि पेपर टफ था। यस, पेपर टफ था, बट ऐसा नहीं था कि हम उसको क्वालिफाई ना कर सकें। अब हुआ क्यों, ये प्रॉब्लम्स रही क्यों? क्यों कुछ बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया और क्यों कुछ बच्चों से क्वालिफाई नहीं हुआ? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, राइट? बट फिर भी मैं आपको एक छोटी सी शुरुआत करना चाहता हूं। देखो, हम सब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सी सेट के नाम से जानते हैं। सी सेट स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। बट अगर आप यूपीएससी के सिलेबस की या नोटिफिकेशन की बात करें तो वहां पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो नाम दिया गया है दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट? नाउ अब इस एग्जाम में आप सब बच्चों को पता होगा कि इन टोटल 80 प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें 2 आवर्स में सॉल्व करना होता है। और ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें हमें सिर्फ 33% स्कोर करना होता है। 33% स्कोर करने का मतलब कि आपको, अब आपको देखो 80 प्रॉब्लम्स हैं, 80 प्रॉब्लम्स हैं और टोटल टोटल स्कोर जो इस पेपर का है मैक्सिमम वो है 200। अब 80 प्रॉब्लम्स हैं, टोटल स्कोर इस पेपर का 200 है, राइट? और हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है, राइट? तो 2.5 मार्क्स के हिसाब से आपको 33% स्कोर करना है, जो रफली 67.5% बनता 67.5 बनता है, राइट? अब 67.5 स्कोर करने के लिए हमें हमें कम से कम 27 प्रॉब्लम्स, कम से कम 27 प्रॉब्लम्स जो है वो सही अटेम्प्ट करनी पड़ती है, राइट? अब क्या इशू है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम फिर भी इन 27 प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? और जैसे जैसे ये प्रिलिमिनरी एग्जाम नजदीक आता है हमारा डर बढ़ता है और डर के कारण हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये 27 प्रॉब्लम्स हम अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की, जो 2023 में कंडक्ट हुआ था। उसमें क्या इश्यूज रह गए बच्चों के, या दर बर दर मतलब हर साल क्या ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जिनकी वजह से इस पेपर को क्लैरिफाई और क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों में देखी है, उनका इस पेपर को लेके एक माइंडसेट ही बड़ा गलत है। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस पेपर विद अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। वो क्या करते हैं कि इस पेपर को बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एक कारण हुआ, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, राइट? या वो दूसरे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग, हम में से मैथ ऑब्वियसली कुछ का अच्छा होता है, तो बस अब जो जिसका मैथ अच्छा है वो कहता है कि हाँ हमें लास्ट में प्रिपेयर करना है, तो हम भी लास्ट में ही प्रिपेयर करेंगे, तो हम उनको फॉलो करते हैं, राइट? हम इस बात को नहीं समझ पाते कि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप मींस नहीं लिख पाओगे। तो क्वालिफाई करने के लिए काइंडली डोंट टेक दिस पेपर लाइटली। ये पेपर अब यूपीएससी आपकी सिलेक्शन के लिए नहीं बना रहा है। ये पेपर अब यूपीएससी आपको रिजेक्ट करने के लिए बना रहा है, राइट? सो टेक इट एज अ पेपर ऑफ रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन, राइट? अब सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों में देखी है वो क्या है? वो है दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ देयर सिलेबस। अब वेल अवेयर ऑफ देयर सिलेबस का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये नहीं पता होता कि पेपर में मैथ से क्वेश्चन आते हैं या पेपर में रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं या पेपर में आरसी आता है, ये पता होता है, बट उनको ये पता नहीं होता कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से आजकल ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं पता होता। रीजनिंग में से किस टाइप की, किस पैटर्न की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं पता होता। कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं पता होता। तो इन गलतियों के कारण वो एक बड़ी रैंडम वे में अपना प्रेपरेशन करते हैं और जो प्रेपरेशन फाइनली फ्रूटफुल नहीं हो पाता। ठीक है, अब तीसरी प्रॉब्लम यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने क्लासेस अटेंड कर लिया, फंडास भी रट लिए, फॉर्मूलाज भी रट लिया, बट प्रैक्टिस ही नहीं करी। एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले उस हाई प्रेशर वाले माहौल में तैयारी कर रहे हैं, राइट? और वो भी उस टाइम भी करते क्या है, सिर्फ 1 या 1.5 घंटा। क्यों भाई, क्यों 1 से 1.5 घंटा क्यों? जब आपको पता है कि आपका ये वाला पोर्शन वीक है तो यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम। पीपल डोंट डू इट एंड इन द एंड दे से कि हाँ सर पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके, थर्ड थिंग, राइट नाउ, अब पहले क्या था, कुछ सालों तक 2015-16 के आसपास तक क्या था कि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको इंग्लिश इजी लगता है, इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का अटेम्प्ट कर लिए, एप्टी को छोड़ दिया, सिर्फ 2 सेक्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से भी 2 में से भी इंग्लिश को कोई प्रैक्टिस नहीं करता, आरसी को कोई प्रैक्टिस नहीं करता, सब सोचते हैं कि भाई पेपर के टाइम में हो जाएगा। बट बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अब सिनेरियो ऐसा है कि हमें हर सेक्शन को ध्यान से करना पड़ेगा, प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि अब रीजनिंग में से क्वेश्चन लगातार कम हो रहे हैं और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एप्टी से मिक्स्ड हुए पड़े हैं या डाटा सफिशिएंसी से मिक्स्ड पड़े हुए हैं। इस पॉइंट को मैं लेटर ऑन डिस्कस जरूर करूंगा। हाँ, तीसरी बात रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। सबको ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कुछ नहीं है, हम न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, हम जीएस रोज पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री रोज पढ़ते हैं, तो रीडिंग तो हमारी हो ही रही है। अब जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको आ रहा है बच्चों, वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। दैट टेस्ट इज नॉट फॉर आपको ये जानने के लिए वो टेस्ट नहीं है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। नो, अब जो आरसी के पैसेजेस आपको आ रहे हैं वो ये जानने के लिए है कि आप कितना क्रिटिकली किसी स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको इंग्लिश के लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको होना चाहिए क्रिटिकल माइंडसेट। क्रिटिकल माइंडसेट से हम पढ़ते ही नहीं है, राइट? अब तीसरी प्रॉब्लम, हाँ, ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी डोंट प्रिपेयर एवरी सेक्शन। देयर इज एप्टीट्यूड, देयर इज रीजनिंग, देयर इज आरसी, वी डोंट प्रिपेयर दैट वेल, राइट? थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों में देखी है वो ये है कि हाँ चलो, उसके बाद होता क्या है कि हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लगा लिए, हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगा लिए। अब हमने नंबर सिस्टम बहुत ऐसे मजबूती से तैयार किया है, नंबर सिस्टम मजबूती से तैयार किया है, और पेपर में नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन फंस गया जो आपने क्लास में करा हुआ था। अब पेपर में आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा और आपकी ईगो बीच में आ रही है कि भाई ये पेपर तो मैंने क्लास में किया था, अब क्यों नहीं हो रहा? भाई नहीं होंगे 80 के 80 प्रॉब्लम्स पेपर में नहीं होंगे। यूपीएससी डोंट वांट यू टू सॉल्व 80 प्रॉब्लम्स, दे जस्ट वांट कि आप पेपर को स्ट्रेटेजाइज करो, आप अपने टाइम को मैनेज करो, राइट? दे डोंट नीड इट, राइट? सो ये बहुत बड़ी इशू है। बच्चे क्वेश्चन से एक ईगो पे आ जाती है और वो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद, अब चलो प्रैक्टिस भी कर लिया, ये भी कर लिया, बट वो क्या करते हैं कि वो हर टॉपिक से या तो मतलब जैसे मान लो नंबर सिस्टम है, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। नंबर सिस्टम में से टिपिकल टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना टाइम वो कोडिंग डिकोडिंग को दे रहे हैं प्रैक्टिस करते समय। भाई आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो हैं हम नेचुरली कर लेते हैं, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो व्हाई टू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन कोडिंग डिकोडिंग?
वाई टू इन्वेस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम ऑन नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम टफ है तो उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो ना, कोडिंग रिकॉर्डिंग पे कम करो। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि किन टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स उनको ऐसे हैं जिनको वो नेचुरली आंसर कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन हो गया, डू यू थिंक कि आपको डायरेक्शन सेंस बताने की जरूरत है? क्या आपको ये नहीं पता? आप घर से रोज स्कूल जाते थे बचपन में, कैसे जाते थे? कहां से राइट करना है, कहां से लेफ्ट करना है, कहां से बस राउंड अबाउट आएगा, कहां से क्या करना है, ये सबको पता है, डेवलप होती है सेंस, राइट? तो ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके हम ऐसे टॉपिक्स पे टाइम इन्वेस्ट करें जो टिपिकल है। तो हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानते। बहुत सारे बच्चे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानते। वे नहीं जानते कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा समय देना चाहिए और कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक को कम समय देना चाहिए। और फाइनली वो जस्ट PYQ सॉल्व करते हैं ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सकें कि भाई PYQ सॉल्व हो गया है, अब आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, राइट? PYQ सॉल्व हो गया क्योंकि ये हमारा माहौल है, PYQ सॉल्व हो गया तो बस हो गया। अब PYQ सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन के वो आंसर्स याद हो जाएं, नहीं। आपने PYQ सॉल्व करना है तो उसका मतलब ये है कि PYQ सॉल्व करके उसको एनालाइज भी करो, उसमें चेक करो कि क्या उसमें से कोई कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे एक पॉइंट पे लिख लेना चाहिए या डेवलप करना चाहिए या उसके फंडास को अच्छे से पढ़ना चाहिए? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो चीट शीट बना लेते हैं, वो एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं, रट लेते हैं चीजों को, और अगली बार यूपीएससी कुछ डिफरेंट और कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है और वो बच्चों से हो नहीं पाता। रीजन यही है क्योंकि हम फंडास पे ध्यान नहीं देते हैं, हम फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते, हम कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते, हम बेसिक्स को नहीं सीखते, राइट? ये सी सेट यूपीएससी एसएससी की तरह कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है या कैट की तरह कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। उसके क्वेश्चन प्योरली लॉजिक बेस्ड है और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होते। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, हर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं होता। आपको उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो PYQ जो है वो इसलिए सॉल्व नहीं करने कि PYQ सॉल्व कर लिया, वो इसलिए सॉल्व करने कि आप उनसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अपने खुद के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सको, राइट? चलिए, तो आई होप ये प्रॉब्लम्स हैं जो रहती हैं। अब ये रिजॉल्व कैसे हो? तो पहली बात, टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। कम से कम दिन में 2 या 3 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। मैं पूरे पैटर्न और पूरे पॉइंट्स के साथ आया हूं, डोंट वरी, ठीक है? तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम एट लीस्ट 2 to 3 आवर्स, राइट? कम से कम आपको 2 से 3 घंटा देना ही देना है, चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं या कितने भी बुरे स्टूडेंट हैं। बाकी सबको पता है बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता। आप वीक और स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का सबको पता होता है कि उसका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन अच्छा है। तो आप अपनी वीकनेस के हिसाब से टाइम को बढ़ा सकते हो। कम से कम जैसे आपको लगता है कि हाँ मैथ पोर्शन बहुत कमजोर है तो आप 4 घंटे कर दो। अब 4 घंटों में से आधा घंटा आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाना है और आधा घंटा उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस पे लगाना है। प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Just by learning concept or fundas will not do the task. We need to practice the questions properly. Right? Now, अब इसके बाद ईगो को बीच में नहीं लाना है। अब ईगो बीच में कब नहीं आएगी? जब आपको यह पता चल जाएगा कि हाउ टू लेट समथिंग गो, हाउ टू लेट इट गो, राइट? हाउ टू चूज द राइट क्वेश्चन। जब आपको यह पता चल जाएगा कि आप राइट क्वेश्चन कैसे चूज कर सकते हो। अब राइट क्वेश्चन क्या होता है? राइट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हुआ कि आपने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा और 10 सेकंड में आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आप इसको कर पाओगे, बस ये वो राइट क्वेश्चन होता है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, आपने 1 मिनट इन्वेस्ट भी कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रिबल भी कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन में हुआ ही नहीं, तो वो क्वेश्चन डुएबल नहीं है। 80 क्वेश्चंस में से, 80 प्रॉब्लम्स में से आपके पास अराउंड, मैं कहता हूं अगर आप थोड़ा सा आपको काम करोगे तो पेपर में आपको 35 के अराउंड ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, ऐसी प्रॉब्लम आप डिटेक्ट कर पाओगे जो डुएबल होंगी।
तो हमें डुएबल प्रॉब्लम्स करनी है। कई बार ऐसा हो सकता है पेपर में कि जो प्रॉब्लम आपने अपने प्रैक्टिस के टाइम पे सॉल्व करी है वो पेपर में ना हो, तो उसके साथ पंगा मत लो, छोड़ दो। सम टाइम गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने पे थोड़ा सा रहम रखो, राइट? थोड़ा सा रहम रखना है। तो हमें अब राइट क्वेश्चन की सिलेक्शन कैसे होती है? तो आपने पेपर के पहले 10 मिनट, देखो पेपर के पहले 10 मिनट आपने कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। वैसे भी पेपर के पहले 10 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व हो भी नहीं पाता है। पेपर के पहले 10 मिनट आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है, जस्ट रीड करना है और ये फिगर आउट करना है। जैसे 3 कैटेगरीज बना लेनी है आपने, 3 कैटेगरीज, क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करना है? सुनो, पहला क्वेश्चन पढ़ा आपको 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हुए नहीं थी और आपको लगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो उसको सिंगल टिक लगा दो। आपको लगता है कि वो क्वेश्चन कर लोगे आप, तो उसको सिंगल टिक लगा दो, ठीक है? फिर आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन जो है कर तो सकता हूं पर कुछ क्लमजी है, तो इसको डबल टिक कर दो। पेपर में क्वेश्चंस की मार्किंग करना शुरू कर दो, सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन रीड करना है, 10 सेकंड क्वेश्चन रीड करना है, 10 सेकंड और 15 सेकंड में ही आपको समझ आ जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपने बस क्वेश्चन पे एक स्कैनिंग करनी है, पूरे पेपर को स्कैन करना है। उस पेपर को स्कैन करने के बाद पहले 10 मिनट डिवोट कर दो। स्कैन करने के बाद आपने ये फाइंड आउट करना है कि पहले सिंगल टिक उन क्वेश्चंस के लिए जो आप पक्का कर लोगे। रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, स्क्रिबल करना है और आंसर आ जाएगा, राइट? राइट। तो हाँ, तो उनको सिंगल टिक मतलब वो क्वेश्चन जो आप पक्का कर लोगे, डबल टिक वो क्वेश्चन जिस पे आपको डाउट है कि हाँ आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, थोड़ा सा डाउट रह गया आपको, आप कर भी पाओगे और नहीं भी कर पाओगे, थोड़ा सा डाउट है। और फिर तीसरी कैटेगरी ऐसी आएगी, तीसरी कैटेगरी वो आएगी जिसमें आपने उन क्वेश्चन को मार्क करना है जो आपसे होंगे ही नहीं, ये दिखते आती है, ये सबको दिख जाता है, राइट? वो तीसरी कैटेगरी वो आ जाएगी जिसमें उन क्वेश्चन को एकदम से क्रॉस कर दो, हटा ही दो, जो आपको 10 सेकंड में, क्वेश्चन को 10 सेकंड में पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, जिसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है, जिसमें ट्विस्टेड स्टेटमेंट है बहुत सारी, ठीक है? तो इस तरह से पहले 10 मिनट में आपने क्या करना है कि अपने पूरे के पूरे पेपर में से जो प्रॉब्लम आप पक्का कर पाओगे वो, और जो प्रॉब्लम आपसे थोड़ी सी डाउटफुल है उनको मार्क कर लो, उनको। और जब ये मार्किंग कर लोगे तो आपके पास कम से कम 30 to 35 प्रॉब्लम ऐसे निकल के आ जाएंगी जिनको आप पहली और सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हो। 10 मिनट हो गया। अब जैसे ही 10 मिनट का टाइम हुआ तो आपका माइंड भी थोड़ा सा काम हो जाएगा, थोड़ा सा काम हो जाएगा पेपर में, थोड़ा सा काम हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगले जो भी 50 मिनट है, अगले जो भी 50 मिनट है वो पूरे के पूरे 50 मिनट आपने इन 30 to 35 प्रॉब्लम्स जो आपने मार्क किए हैं उनको सॉल्व करने में लगा दो। चलो 50 मिनट ना सही, अगर 50 ना सही 60 मिनट लगा दो, तो 60 मिनट में कम से कम 30 तो कर ही पाओगे। ये डुएबल आप मार्क कर चुके, तो 60 में से कम 30 तो कर पाओगे, आपकी पहली स्टेज क्रॉस होगी। अब जब आपकी पहली स्टेज क्रॉस हो गया तो आपको एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई 30 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपके पास फिर भी, अब आपके पास देखो 60 और 10 70 मिनट चले गए, 2 घंटे का पेपर है, 70 मिनट चले गए, बचे 50 मिनट। तो 50 मिनट में से लास्ट के 10 मिनट छोड़ दो, लास्ट के 10 मिनट को काउंट मत करो। क्यों काउंट मत करो? क्योंकि लास्ट के 10 मिनट आपको पेपर वो मार्क भी तो करना है, ओएमआर शीट पे वो क्वेश्चन मार्क भी तो करने हैं, ठीक है? तो बचे आपके पास 40 मिनट। उन 40 मिनट में क्या आपको नहीं लगता कि आप 10 क्वेश्चन और ऐसे कर पाओगे जो आपने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से ढूंढे हुए थे? तो इस तरह से आपके पास देखो 30 क्वेश्चन आपने पहले 60 मिनट में किए और 10 क्वेश्चन अगले 40 मिनट में किए, तो आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और 40 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना इज गुड अटेम्प्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। देखो पहले 10 मिनट मैंने नहीं यूज किया, लास्ट के 10 मिनट मैंने नहीं यूज किया, राइट? 100 मिनट यूज हो रहे हैं, 2 घंटे का पेपर है। तो इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो।
यू कैन चूज द राइट ऑप्शन। अब ये सिलेक्शन ऑफ राइट कैसे होगी? ये सिलेक्शन ऑफ राइट तब होगी जब आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा। जब आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तभी इसका आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज आपको मुश्किल आ सकती है। राइट, ओके। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं कि हाँ, अब आपको ना एक तो अब सिलेबस की बात करेंगे तो वहां पे हम ये बता देंगे कि अब कौन सा टॉपिक आपको नेचुरली आएगा, कौन सा नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग हमें नेचुरली आ जाता है, नंबर सीरीज हमें नेचुरली कर लेते हैं, राइट, डायरेक्शन सेंस हम नेचुरली कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्लास में इस सीरीज में इन क्वेश्चन को मैं डेटा सफिशिएंसी के साथ करवाने वाला हूं, सिंगल हैंडेडली नहीं करवाऊंगा, डेटा सफिशिएंसी के साथ करवाऊंगा। एंड इस सीरीज में हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो टिपिकली टफ है और जिनमें से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब बाकी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं कि आपको टॉपिक्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दो, जब भी आपने कोई पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने मॉक टेस्ट और पेपर इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप उससे कुछ ना कुछ 2 या 3 अपने फंडास बना सको। ऐसे नहीं जो टीचर बता रहा है वो रट लिया, नहीं, अपने कुछ फंडास डेवलप कर सको, अपना कुछ लॉजिक डेवलप कर सको, क्योंकि अपना डेवलप किया हुआ लॉजिक आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं तो बताऊंगा ही, वो तो है ही है, बट उसके साथ साथ जो आप अपना डेवलप करोगे वो भी बहुत हेल्प करने वाला है। राइट, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब अपने फॉर्मूलाज और अपनी चीट शीट बनानी है, किसी और की फॉलो नहीं करनी। आप रीड कर रहे हो, पीवाईक्यूज रेडी कर लिए आपने, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, जो उस पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद जो आपके फंडास निकले, जो आपके फॉर्मूलाज लिखे आपने, वो उसकी अपनी एक चीट शीट, उसके अपने एक फॉर्मूलाज बना लो, किसी और की नहीं, अपनी। राइट, ठीक है। और ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूं, वो तो कर ही लेना। ठीक है, नाउ अब हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड काफी कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये आपको पता ही है, ब्रेन काफी कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो ब्रेन है वो स्टेटमेंट को एक अलग हिस्से में प्रोसेस करता है और मैथ्स को एक अलग हिस्से में प्रोसेस करता है। तो पेपर में अगर आप बैक टू बैक आरसी के क्वेश्चन करते जाओगे ना तो हमारे ब्रेन का वो वाला पर्टिकुलर हिस्सा जो है थोड़ा सा टायर हो जाएगा, थोड़ा टायरिंग फील करेगा। और उसी तरह से अगर आप लगातार बैक टू बैक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो तो आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ब्रेन जो मैथ के क्वेश्चंस को प्रोसेस करता है वो टायरिंग फील करना शुरू कर देगा। तो इस अपने आप को इस रिजुविनेट करने के लिए, इस टायरिंग सिचुएशन से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना ऑल्टरनेट टेक्निक अपनाओ। पेपर में मार्किंग तो आपने ऑलरेडी कर ही रखी है कि कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, कौन से नहीं करने, जिन पे क्रॉस लगा दिया वो देखने भी नहीं है टिल द टाइम कि आपके पास कोई 5-6 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, उस टाइम तक नहीं देखने हैं। अब देखो, अब जो ऑल्टरनेट टेक्निक है इसमें क्या है कि पहले 1-2 क्वेश्चन आप एफटी के कर लो या 1-2 मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लो, एक आरसी का पैसेज कर लो, फिर 1-2 मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लो, फिर आरसी का कर लो। अगर आपका मैथ वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो 4-5 मैथ्स के कर लो, फिर एक आरसी का प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लो, फिर 4-5 मैथ के कर लो, 1-2 आरसी का अटेम्प्ट कर लो। इस तरह से ऑल्टरनेट बेसिस पे मैथ में मैं सब इंक्लूड कर रहा हूं, रीजनिंग भी इंक्लूड कर रहा हूं मैथ में, मैं मैथ में डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं। इस तरह से आप ऑल्टरनेट बेसिस पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के ना दोनों हिस्सों को टाइम मिल जाएगा। एक हिस्सा वर्किंग है तो दूसरे हिस्से को थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिल जाएगा, और फिर वो अगले, जैसे ही आप मैथ का कर पाओगे तो वो अगले पार्ट, अगले आरसी, जैसे आरसी वाला हिस्सा, आरसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपका ब्रेन का एक पार्ट यूज हो रहा था, जैसे ही वो यूज हो गया अब आप मैथ पे स्विच कर गए, तो मैथ में जब स्विच कर गए तो पार्ट्स के बीच में जो टायरिंग होता है, जो बोरिंग सिचुएशन आ जाती है, उससे आप उभर पाओगे बड़ा इजीली। ठीक है, उसके बाद देखो आपको अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बट एक चीज फिर भी हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि आप ना घर पे कैसे प्रैक्टिस करते हो, घर पे क्या प्रैक्टिस करते हो, चलो सुबह उठ गए 9 बजे, 9 से लेके 12 बजे तक पढ़ाई करी, 12 बजे के बाद खाना खा लिया, नींद आ गई, सो गए, फिर मजे से उठे, फिर हमने रात को 5 से 6 सी सेट कर लिया, रात को 9 से 10 सी सेट कर लिया, सुबह उठ के सी सेट कर लिया।
बट क्या आपका पेपर रात को 9 से 10 होना है सी सेट का? नहीं होना है ना। क्या आपका पेपर सुबह होना है सी सेट का 9 से 10? नहीं होना है ना। आपका पेपर जो होना है सी सेट का, वो आपका पेपर 2 to 4 होगा, राइट। आफ्टर लंच होगा। सुबह का जीएस का पेपर होने के बाद आपके सी सेट के पेपर के बीच में 3 घंटे का गैप होगा। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि जो आपका फाइनल डे होगा, डेस्टिनेशन डे होगा, डी डे होगा, उस दिन पे आप पहले जीएस का पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे, थोड़ा थके होंगे, फिर 3 घंटे का जो बीच का गैप है आप उस पे रुके होंगे, फिर जाके आप सी सेट पे पहुंचे होंगे फाइनल डे पे। तो इस तरह से जब आप एक्चुअल डे पे सी सेट का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो तो उस टाइम पे आप थके होंगे एज कंपेयर टू आप रेगुलर जो प्रैक्टिस करते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको सी सेट प्रैक्टिस करना है तो आप सी सेट को आफ्टर लंच, मतलब 1:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच बीच में ही प्रैक्टिस करोगे। खाना खा के ही प्रैक्टिस करोगे, ब्रेक लेके ही प्रैक्टिस करोगे। मतलब अपने आप को जो एक्चुअल माहौल उस दिन होने वाला है उसी माहौल में प्रैक्टिस करो। अब एक्चुअल माहौल में सुबह जीएस का पेपर दोगे, तो जब भी आप सी सेट का मॉक दे रहे हो तो मॉर्निंग में आपने जीएस का मॉक देना ही देना है, राइट। जीएस का मॉक देना है, फिर 3 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर सी सेट का देना है। अपने आप को उस सिचुएशन में लेके आना है, उस सिचुएशन के हिसाब से पेपर की प्रैक्टिस करनी है, जिस सिचुएशन को आपको डी डे या आपके डी एट या फाइनल डे पे आपको फेस करना पड़ेगा। और फाइनल डे पे आप कंपैरेटिवली रेगुलर डे से ज्यादा थके होंगे क्योंकि उस दिन आपने ट्रैवलिंग भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से प्लान करनी है जो एक्चुअल आपको ऐसा लगे कि आप एक्चुअल में सी सेट दे रहे हैं या एक्चुअल में। तो सी सेट शाम को है तो मॉर्निंग में आपने उस दिन जीएस का मॉक भी अटेम्प्ट करना ही करना है, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस। अपने माइंड को आदत डाल दो कि जब आप थके हुए हो तब भी वो मैथ के बारे में सोच पाए, तब भी वो आरसी के बारे में सोच पाए, ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने यहां लिखा ही है कि प्रैक्टिस सी सेट 2 to 5 PM डेली, 2 से 5 ही करना है डेली प्रैक्टिस, राइट। इसी के बीच में आई होप नाउ यू गॉट द आइडिया कि प्रॉब्लम्स क्या थी, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बाइफर्केशन ऑफ पेपर भी बता दिया कि करना कैसे अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जो हमारे पास है तो अब हम बात करते हैं कि लेट्स मेक आवर सेल्फ वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस। सिलेबस में ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस है। आपको पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से अब क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कम हो गया है, बहुत नेग्लिजिबल है, आता ही नहीं है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी से क्वेश्चन आना ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके अलावा 33% स्कोर करना होता है आपको, 200 में से 33% स्कोर करना है, तो अराउंड 67.5 आपको स्कोर करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि 27 आपकी सही प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, और उस 27 सही में को अप्रोच करने के लिए आपको कम से कम 40 अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से। और ये तरीका अभी से ही अपनी प्रैक्टिस में डाल लो, अभी से ही अपनी प्रैक्टिस में डाल लो, राइट। अब इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 नेगेटिव मार्क्स हैं टोटल। जो एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स बनता है, तो 2.5 का अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो 2.5 का 1/3 मार्क्स आपके टोटल स्कोर से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ये कि सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। तो देखो 2011 से सी सेट इंडक्ट हुआ था, राइट। तो 2011 से लेके 2023 तक अगर आप ये फोकस करें यहाँ पे 2019 ऑनवर्ड एप्टीट्यूड और डेटा सफिशिएंसी के पार्ट को फोकस करते हैं, तो यहां से देखो क्वेश्चन बढ़ गए हैं। यहां 29, 43, 35, 38, 40, मतलब ऑलमोस्ट 50% पेपर जो है ना आपका, 50% प्रॉब्लम जो है पेपर में वो बेसिक न्यूमरेसी और डेटा सफिशिएंसी से आ रही है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। 21 थी, 12 थी, 18 थी, 15 थी, 13 थी। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स यहां चली गई हैं, क्यों?
क्योंकि अब रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रीजनिंग का नहीं रह गया है, उसमें नंबर सिस्टम डाल रहा है वो। पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड विच डे ऑफ द वीक वाज देयर ऑन 10 to the power 10th डे इफ इट इज मंडे टुडे, समथिंग लाइक दिस। अब 10 to the power 10th इसमें नंबर सिस्टम का फंडा यूज होना था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन अब रीजनिंग का नहीं रह गया, वो नंबर्स वो एप्टी प्लस डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मिक्स होके आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको रीजनिंग भी पढ़ना है और अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और आरसी जो है बच्चों, आरसी हमेशा ही डाइसी प्रोसेस रहा है, आरसी हमेशा ही डाइसी है। हमें ये नहीं पता चलता कि किस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, किस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, और आरसी अब हमारी सिंपल आरसी नहीं रह गई है, ये एक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग बन चुकी है। राइट, यहां पे आपसे वो ये नहीं पूछता कि राम एंड श्याम दो फ्रेंड्स थे, तो इनमें से बताइए कि राम एंड श्याम क्या थे, 4 ऑप्शन, ऐसा नहीं पूछता। वो आपको आपसे पेपर में पर्टिकुलर पैसेज की थीम पूछता है, पर्टिकुलर पैसेज की कोरोलरी अजम्पशंस पूछता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछ रहा है। तो आरसी nowadays is a kind of deductive reasoning, राइट, या आप बोल सकते हैं वर्बल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी एक रीजनिंग इन्वॉल्व हो गई है। ओके, तो ये हमेशा डाइसी ही रहता है। तो ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये एक बार ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि 2019 ऑनवर्ड्स आपकी एप्टी और डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन जो है वो राइज कर रहे हैं, इस को देख सकते हैं। और यहां पे ये हमारा है रीजनिंग वाला पार्ट। तो रीजनिंग से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग डिपेंडेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग डिपेंडेंट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब यहां पे मैंने कुछ टॉपिक लिस्ट कर दिए हैं, तो देखो इस टॉपिक में नंबर सिस्टम से देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। राइट, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। राइट, और इस सिंपल इक्वेशन अर्थमेटिकल रीजनिंग से देखो पिछले साल 10 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, इस तरह से आई हैव एनालाइज्ड all the exam, I have solved all the paper right from 2011 and till 2023. So उसको समराइज कर दिया है मैंने यहाँ पे, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। राइट, टू एनालाइज, वैसे तो मैंने एनालाइज करके आपका जो सिलेबस प्रिपेयर किया है वो यहीं से एनालिसिस करके प्रिपेयर किया है, ताकि आपको कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी रीजनिंग का केस है। रीजनिंग में से कोडिंग एंड डिकोडिंग में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, क्लॉक्स कैलेंडर में से हर साल क्वेश्चन आता है। फिर मैं बात करूं तो कभी कभार डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आ जाता है, नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, रैंकिंग ऑर्डर से कभी कभार क्वेश्चन आ रहा है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जहां से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पिछले 3 सालों से 27 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व ऑल द पैसेजेस, जो भी आपसे आए हैं 2011 से लेके अभी तक, सारे पैसेजेस सॉल्व कर लो, सबके सॉल्यूशन देख लो और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। एटलीस्ट दिन में कम से कम 4 से 5 पैसेजेस आपने रीड करने हैं, टाइम बाउंड रीड करने हैं, टाइम बाउंड 4 से 5 पैसेजेस मतलब 10 मिनट, इससे ऊपर नहीं, टाइम बाउंड रीड करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई रिसोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो ये मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है। वैसे तो मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत सारी बुक से इकट्ठा किया गया है, बहुत सारी डाटा इंफॉर्मेशन को बहुत सारी रिसोर्सेज से मैंने बनाया, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो ये अच्छी बुक है, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। और अगर आप रीजनिंग की बात करें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग फॉर RS अग्रवाल अच्छी बुक है, लॉजिकल रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन भी अच्छा है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप AP भारद्वाज को फॉलो करें और दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है उसको फॉलो करें तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। राइट, नाउ इट्स ऑल अबाउट
talking. Now let's talk something about the actual case, right? The actual thing. Let's talk about questions that were there in your paper. So we're gonna discuss every important chapter with the help of PYQs only, right? So number system में भी हमारे ट्रेलिंग जीरो से क्वेश्चंस आए हैं, पावर ऑफ प्राइम नंबर कंटेन्ड इन फैक्टोरियल से क्वेश्चंस आए हैं एंड यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आए हैं. तो हम क्वेश्चन के जरिए ही इन सारे फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां कि फैक्टोरियल क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. फैक्टोरियल जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, ये जो उल्टा आई का सिंबल है, ये जो उल्टा आई का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, राइट? सो किसी भी नंबर के आगे अगर आप उल्टा आई का सिंबल लगा दो तो उसका मतलब वो ये होता है कि आपने 1 से लेके उस नंबर तक के सारे नेचुरल नंबर्स को, 1 से लेके उस नंबर तक के सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेके. सो 6 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि आपने 1 से लेके 6 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अब तो अगर मैं n फैक्टोरियल को जनरलाइज करूं तो n फैक्टोरियल क्या हुआ? n फैक्टोरियल हुआ कि आपने 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना है. नाउ प्लीज पे अटेंशन, n का मतलब यहां पे नेचुरल नंबर से है. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो काउंटिंग, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं. जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट बैठा है, मेरे पास 30 गायें हैं, मेरे पास 40 भैंसें हैं, मेरे पास 13 बीवियां हैं, राइट? वी कैन से समथिंग लाइक दिस, राइट? बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लास में 2.5 बच्चे बैठे हैं? नो. क्या मैं ये कह सकता हूं कि 17/2 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है? सर नो. सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट? सो n फैक्टोरियल, जिसके भी आगे फैक्टोरियल लग गया, उसका मतलब ये होता है कि आपने 1 से लेके उस नेचुरल नंबर तक के सभी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट? चलिए, तो अब हमारी बात आ जाती है क्वेश्चंस पे. जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, अगर आप इसको देखो तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 into 14 into 13 and this goes on till 1. See, 15 into 14 into 13 and this goes on till 1. So ये क्या है? What is this? ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15 नेचुरल नंबर है ना, बैक टू बैक. दिस इज नथिंग बट कैन आई से दिस इज 15 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके 15 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है. तो ये क्या है? नथिंग, 15 फैक्टोरियल है. ओके, अब यहां इट इज इक्वल्स टू 3 to the power 5 into n. अब ये जो 15 फैक्टोरियल है, 15 फैक्टोरियल है, ये हमें गिवन इक्वल टू है किसके? 3 का पावर m into n, राइट? और यहां लिखा गया है कि m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को ही पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है. नेचुरल नंबर्स को ही पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, राइट? तो ये n भी पॉजिटिव इंटीजर है, m भी पॉजिटिव इंटीजर है. तो मतलब अब देखो, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m? तो 15 फैक्टोरियल में हम ये देख रहे हैं कि इसमें m का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. तो फैक्टोरियल है हमें गिवन, और 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 3 की पावर है m का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सो ये क्या है? ये है पावर ऑफ अ प्राइम नंबर. पावर ऑफ अ प्राइम नंबर. 3 कैसा नंबर है? यहां पे प्राइम नंबर है. पावर ऑफ अ प्राइम नंबर कंटेन्ड इन अ फैक्टोरियल. व्हाट इज दिस? दिस इज पावर ऑफ अ प्राइम नंबर कंटेन्ड इन अ फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व कैसे करना? बड़ा इजी है. आपको देखो, पहली बात नोट डाउन कर लो अगर करना चाहते हो. पहली बात कि जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर
प्राइम नंबर, 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर एंड फैक्टोरियल केस. The thing that I am gonna tell you is applicable on prime number and factorial case. प्राइम नंबर और फैक्टोरियल केस पे ही चलता है. ठीक है, तो आपको 15 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी थी, तो आप क्या करोगे? 15 फैक्टोरियल में से 15 को उठा लो, इसको डिवाइड बाय 3 कर दो. 15 बाय 3 कितना आया? 5. ठीक है, यहां आपने सिर्फ क्वोशिएंट लिखना है. राइट क्वोशिएंट ओनली. राइट क्वोशिएंट ओनली. ओके, तो 15 बाय 3 किया तो आपके पास आया 5. अब आपने क्या करना है? ये 15 कहां से आया? 15 फैक्टोरियल से. ये 3 कहां से आया? क्योंकि 3 की पावर ढूंढनी थी. अब ये जो 5 है ये जो 5 है इसको 3 से डिवाइड कर दो. अब 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 1. हमें हमेशा क्वोशिएंट लिखना होता है. आपको अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो, ये 5 कहां से आया? यहां से. और 3 कहां से? क्योंकि 3 की पावर ढूंढनी है. तो 5 डिवाइड बाई 3 आपका जो आंसर बनेगा, आपका क्वोशिएंट 1 आएगा. रिमाइंडर आई डोंट नो. 5 को 3 से डिवाइड करो तो आपका क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा. तो आपने सिर्फ क्वोशिएंट लिखना है. आपने सिर्फ क्वोशिएंट लिखना है. अब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या कोई क्वोशिएंट आएगा? नहीं आएगा. आपका क्या कोई क्वोशिएंट आएगा? नहीं आएगा. तो जब आपको 1 मिल जाए, जब आपको 1 मिल जाए तब आप रुक जाओ. जब आपको 1 मिल जाए तब आप रुक जाओ. अब इनको ऐड कर दो. 5 प्लस 1 कितना हुआ? 6. तो मैं कह सकता हूं कि 15 फैक्टोरियल में जो 3 की पावर आएगी वो कितनी होगी? वो 6 होगी. 3 की मैक्सिमम पावर जो आएगी वो क्या होने वाली है? दैट गोना बी 6. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन बी. ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन था, 2 स्टेप का प्रॉब्लम था. राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब आगे की ओर चलते हैं. हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट. अब ये जो प्रोडक्ट हमें गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंड रिजल्ट बनेगा उसमें जीरोज कितनी होंगी? तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, सुनिएगा. देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 टू दी पावर 2 में कितनी जीरोज होंगी, तो 10 टू दी पावर 2 होता है 100. तो 100 में कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं. आप बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हो. बट अगर 10 टू दी पावर 2 को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 टू दी पावर 2 क्या होता है? 10 इंटू 10 होता है. 10 टू दी पावर 2 क्या होता है? 10 इंटू 10 होता है. 10 इंटू 10 का मतलब 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2. तो मैं यहां कह सकता हूं कि 10 टू दी पावर 2 क्या होता है? ये होती है 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2. 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2. तो जब आपके पास आपके प्रोडक्ट में एक 5 और एक 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक 5 एंड एक 2, किसी भी प्रोडक्ट में जब एक 5 एंड एक 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तब आपको एक जीरो आंसर में मिलने वाली है. तो यहां पे कितने 5 थे? 2 5. यहां पे 2 कितने थे? 2 2 थे. तो इसका मतलब आपको कितनी जीरो मिलने वाली है? 2 जीरोज मिलने वाली है. अब सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होता 5 की पावर 20, प्रोडक्ट होता कुछ ऐसा 5 की पावर 20 एंड 2 की पावर 10. तो यहां पे क्या बनता? यहां पे क्या केस बनता? आप जितने 5 हैं उतने ही 2 यूज होते हैं. 10 बनाने के लिए एक 10 के लिए एक 5 एक 2 चाहिए. 2 10 के लिए 2 5 2 2 चाहिए. 3 10 के लिए 3 5 3 2 चाहिए. मतलब एक जीरो बनाने के लिए, प्रोडक्ट में एक जीरो बनाने के लिए एक 5 एक 2 चाहिए. 2 जीरो बनाने के लिए 2 5 2 जीरो चाहिए. जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, तभी बात बनती है, अदरवाइज नहीं बनती. तो अब यहां देखो, यहां 5 की पावर 20 में और 2 की पावर 10 में सिर्फ 10 2 अवेलेबल है. सिर्फ 10 2 अवेलेबल है, तो हम 10 ही 5 यूज कर पाएंगे. इसीलिए इस केस में 10 की पावर 10 आएगी और इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे
नंबर ऑफ जीरोस जो बनेंगे दैट विल बी 10 ओनली, दैट विल बी 10 ओनली, राइट। तो पावर ऑफ 5 और पावर ऑफ 2 से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, पावर ऑफ 5 और पावर ऑफ 2 से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी जीरोस बनने वाली हैं, पावर ऑफ 5 एंड पावर ऑफ 2 से। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक तो हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सी, एक तो है कि हम यहां पे पावर ऑफ 5 और पावर ऑफ 2 पे ध्यान दें, हम नंबर को फैक्टराइज कर दें, पावर ऑफ 5 एंड पावर ऑफ 2 पे ध्यान दें। जैसे कि यहां ये इस सिंगल 5 को 5 की पावर 1 लिख दिया, इस 10 को 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख दिया, इस 15 को 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1 लिख दिया, इस 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 लिख दिया, राइट। 30 होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। अब इस 35 को 7 इंटू 5 लिख लिया, 40 को 2 का पावर 3 इंटू 5 लिख लिया, 45 अभी प्रोडक्ट में चल रहा है, 45 को 3 का पावर 2 इंटू 5 लिख लिया, 50 होता है 5 का पावर 2 इंटू 2, 50 होता है 25 इंटू 2 दैट इज 50, ओके, और 25 होता है 5 स्क्वायर इंटू 2, ओके। अब इसके बाद 55 को 11 इंटू 5 लिख लिया, एंड 60 को हमने 3 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे प्रोडक्ट को फैक्टराइज कर लिया है। इस पूरे प्रोडक्ट को फैक्टराइज करने से फायदा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको फैक्टराइज करने से फायदा ये हो जाएगा कि मैं ये काउंट कर सकता हूं कि 5 कितने हैं, 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 5 की पावर कितनी है, 11। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 5 की पावर कितनी है, 11। डन। अब मैंने कहा कि हमें 0 चाहिए, तो 0 के लिए हमें 5 भी देखना पड़ेगा, 2 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 आती है 10 से, और 10 के लिए मुझे एक 5 और एक 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस करो, तो 2 को देखते हैं। 2 आया एक बार, 1 यहां से बन गए 2 बार, 3 4 3 7 8 और 2 10, और यहां से 2 कितनी बार आया, सिर्फ 10 बार। तो मुझे 10 बनाना है, मुझे जीरोस बनानी है, तो 0 के लिए जितने 5 हैं उतने ही 2, या जितने 2 हैं उतने ही 5। यहां पे मेरे पास 2 सिर्फ 10 ही है, तो मैं सिर्फ 10 ही 5 यूज कर सकता हूं, मैं सिर्फ 10 ही 5 यूज कर सकता हूं। इसीलिए इस केस में 10 जो होगा वो आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10, तो आप 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक 10 से एक 0, एक 10 से एक 0, तो 10 टेंस से कितनी जीरोस आ जाएंगी, 10 जीरोस आ जाएंगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। 10 10 से कितनी जीरोस आ जाएंगी, 10 जीरोस आ जाएंगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। एम आई क्लियर? सो आई होप बच्चों आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इतना ही सफिशिएंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, प्लीज नोट इट डाउन। याद रखो जीरोस आती हैं 10 से, एक 10 से, 10 में कितनी जीरोस होती हैं, एक, राइट। और एक 10 बनाने के लिए जितने 2 चाहिए उतने ही 5 चाहिए। एक 10 के लिए एक 5 एक 2, 2 10 के लिए 2 5 2 2, मतलब 2 जीरोस के लिए 2 2s 2 5, ठीक है। चलिए, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आ गई हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा केस बच्चों रहने वाला है, दैट केस इज ऑफ यूनिट डिजिट, राइट।
यूनिट डिजिट अब होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं 123 का यूनिट डिजिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 123, तो यूनिट डिजिट ऑफ 123 जो होगा वो 3 ही होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 24 इंटू 26 का यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, आप सिर्फ 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बच्चों वैसे तो ये 624 बन जाएगा, राइट। अगर आप 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एंड 6 आता है 24, तो आपके रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो अगर प्रोडक्ट हमें दिया गया है तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट एक्चुअल वैल्यूज के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे, इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट को कहने का मतलब यह है कि चाहे आपके पास कुछ ऐसा हो, जैसे आपको हो 12 का पावर 2, चाहे आपके पास हो 122 का पावर 2, चाहे आपके पास हो 1332 का पावर 2, राइट। 12 का पावर 2 हो, 122 का पावर 2 हो, 132 का पावर 2 हो, इन सब का यूनिट डिजिट 2 ही, इन सब का यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, इन सब का यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, दैट इज 4। इस सब का यूनिट डिजिट सेम ही होगा, दैट इज 4। क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट आना इस यूनिट डिजिट, बेस के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा, बेस के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा। यहां 12 की पावर 2 का यूनिट डिजिट एंड 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम होगा। 122 की पावर 2 का यूनिट डिजिट एंड 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 होगा, क्योंकि यहां पे बेस में क्या है, 2। 1332 की पावर 2 और 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट, इन सबका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे एक और फाइनल बात, तो आपको यहां कुछ फंडास याद करने पड़ेंगे। वो फंडास क्या है, देखो फंडास हैं, अगर आपका बेस में 1 है, बेस में 1 है और उसकी पावर n, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, n यहां पे n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो आपका जो रिजल्ट का यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा। अब 2 की पावर 4n, 4n का मतलब, 4n का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, 4n का मतलब मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर 2 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह 3 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो आपके रिजल्ट का यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 की पावर मल्टीपल ऑफ 2 होगी, 4 की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 2 होगी तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट 6 आएगा। 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर, ए बी सी डी ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी नेचुरल नंबर होगा आपका 5 ही आएगा। 6 की पावर n, 6 का पावर में कोई भी रैंडम नंबर, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो, आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 7 की पावर में अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 आता है, 4n का मतलब मल्टीपल ऑफ 4 आता है, 2n का मतलब मल्टीपल ऑफ 2, 2n का मतलब मल्टीपल ऑफ 2, राइट। सो 7 का पावर 4n का मतलब 7 की पावर में जब भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 8 की पावर में जब भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 6 आएगा। 9 की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 2 हुआ तो यूनिट डिजिट 1। जैसे 9 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 81, 1 होता है, राइट। और 0 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर होगा आपका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। आपको ये 4-5 फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे 10 फैक्ट जो लिखे हैं ये आपको यूनिट डिजिट के केस में ध्यान रखने पड़ेंगे। डन। चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस की। दोज वर देयर, एक्चुअल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। देखो तो ये आपको एक पेपर में प्रॉब्लम्स आई हुई थी। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमारा जो बेस है 57242 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट, और आप सिंपली कहो
2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट और इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट सेम ही होगा। क्यों सेम ही होगा? द रीजन इज, इसका यूनिट डिजिट यहां पे क्या था? 2 था। इसका यूनिट डिजिट यहां पे क्या था? 2 था। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट एंड सिर्फ 2 की पावर में ये पूरा नंबर का यूनिट डिजिट सेम होगा। अब 2 की पावर में अगर आप देखो तो 9 इंटू 7 63 इंटू 5 इंटू 3 इज 15 इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो 2 की पावर 945 इट विल बिकम। तो हमें यह देखना है कि 2 की पावर 945 हमें क्या देगा, क्या यूनिट डिजिट देगा। अब हमने एक फैक्ट पढ़ा है, हमने एक फैक्ट पढ़ा है कि 2 की पावर जब मल्टीपल ऑफ 4 होगी, 2 की पावर 4 हुई, 2 की पावर 8 हुई, 2 की पावर 12 हुई, जब 2 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगी, हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? वो 6 आएगा। तो अब हमें यह चेक करना है कि ये जो नंबर 945 है, ये जो नंबर 945 है, क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है? क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 945 आया है, क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली 945 को डिवाइड कर देंगे। किससे? 945 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 4 6s are 24। तो मैंने देखा कि ये जो नंबर 945 है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर 945 है, इस नंबर को मैं 4 इंटू 236, इस नंबर को मैं 4 इंटू 236 प्लस 1 लिख सकता हूं। 945 को मैं 4 इंटू 236 प्लस 1 लिख सकता हूं। डन। अब इसको हम फर्दर 2 की पावर 4 इंटू 236 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, इंटू 2 का पावर 1 लिख सकता हूं। राइट। अब बच्चों, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन खत्म है। कैसे? अब आपको पता है कि 2 की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, उसका यूनिट डिजिट तो 6 आएगा। 2 की पावर 4 इंटू 236 मतलब मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? जब भी आप 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट बनता है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ठीक है। अब 6 इंटू 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट सिर्फ 2, तो 6 इंटू 2 करते हो, 6 इंटू 2 करते हो तो क्या आएगा? 12। तो आपका आंसर फाइनली कितना हो गया? 2। क्योंकि हम सिर्फ यूनिट डिजिट में ही इंटरेस्टेड थे, सो दैट इज व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिट डिजिट ओनली। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। ओके। अब ये ना क्वेश्चन पेपर में आपको आया था और बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर गए थे। वो इसलिए डर गए थे क्योंकि सर ये तो रिमाइंडर है, हमने तो यूनिट डिजिट का चैप्टर स्टार्ट किया है, रिमाइंडर क्यों घुसा दिया बीच में? तो बच्चों, अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, किसी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर आता है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो उस नंबर का यूनिट डिजिट ही होता है। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो उस पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट ही होता है। फॉर एग्जांपल सी 27 का यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 7 है ना? एग्रीड। तो अब 27 को ना 10 से डिवाइड कर दो, 10 2s are 20, रिमाइंडर इज 7। सी, तो अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है
वो उस नंबर का यूनिट डिजिट ही होता है। एग्रीड? चलिए, ये बात आपको समझ आ गई। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना था, इस क्वेश्चन में मुझे 3 रेज़ टू द पावर 2019 का यूनिट डिजिट निकालना है। अब मुझे ये पता है, मुझे एक बात पता है कि 3 की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आता है। ये हमने अभी याद किया था उस पहले वाले सीरीज में। तो सिमिलरली अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 2019 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2019 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 5s are 20, राइट? 1 0 0 1 9, 4 4s are 16, remainder is 3, राइट? तो 3 की पावर 2019 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू 504 प्लस 3। 3 की पावर 2019 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू 504 प्लस 3। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 504 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि पॉजिटिव था। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फाइनली अब मुझे पता है कि ये जो नंबर है 3 की पावर में मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। एंड 3 क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो आपका अल्टीमेट यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7। आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका अल्टीमेट यूनिट डिजिट कितना आ गया यहां पे, 7। आंसर होगा ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? राइट? तो 3 की पावर 2019 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 ही आएगा। एग्रीड? चलिए अगर आगे चलते हैं। आई होप नाउ so we have done in this session, we talked about strategies of CSAT. आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजीज समझ आई होंगी और आप इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन और पेपर को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों की 2 से 5 के बीच में CSAT पढ़ना शुरू कर दो। अपना माइंड सेट एक्चुअल पेपर की तरह स्टिमुलेट करना शुरू कर दो। सुबह जीएस का मॉक देना है, शाम को ही CSAT प्रैक्टिस करना है, वो भी 2 और 5 के बीच में, वो भी खाना खाने के बाद। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड ध्यान रखिएगा। थैंक यू।